गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक में। एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे हम पिछले क्लास में। एग्रोनॉमी बताए थे हम कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक भी बताया था मैंने कि वाई अगर लास्ट में हो तो वो मेनली ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है इसके। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, ये सब पढ़े थे। आगे हम कुछ एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे लीफ एरिया इंडेक्स। पहले बात करेंगे लीफ एरिया इंडेक्स किसने कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय वाटसन इन 1948। लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया इंडेक्स होता क्या है। लीफ एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ वन साइडेड ग्रीन लीव्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द ग्राउंड सरफेस दे कवर। यहाँ और ये यहाँ फॉर्मूला है लीफ एरिया इंडेक्स का, टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया। और ये मीटर स्क्वायर में दोनों यूनिट होते हैं, एक कट हो जाएगा तो ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये हो गया लीफ एरिया इंडेक्स। और इसका यूज कहाँ करते हैं, मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है, फॉरेस्ट हेल्थ को जानने के लिए कैसा है और उसके डेंसिटी वगैरह। जैसे इस बहुत सारे चीज़ इसको इफेक्ट भी करता है लीफ एरिया इंडेक्स को। जैसे प्लांट डेंसिटी, अगर हाई डेंसिटी प्लांट है तो लीफ एरिया इंडेक्स ज़्यादा है, और हाई डेंसिटी प्लांट है तो लीफ एरिया हम लोग वन साइडेड लीफ का एरिया ले रहे हैं, तो ज़्यादा अगर लीफ होगा तो एरिया बढ़ेगा, तो उससे लीफ एरिया इंडेक्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर प्लांट कम है तो लीफ कम होंगे तो उससे लीफ एरिया इंडेक्स घटता है। तो इससे हम लोग को फॉरेस्ट हेल्थ के बारे में पता चल सकता है। अगर हाइट ज़्यादा आ रहा है लीफ एरिया इंडेक्स, मतलब क्या है, अच्छे हैं हेल्थ उसके। देन और प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो भी लीफ एरिया इंडेक्स को अफेक्ट करता है। जैसे अगर प्लांट छोटे हैं तो उसके लीफ जो है छोटे होंगे, कम लीव्स होंगे, तो लीफ एरिया इंडेक्स उससे डिक्रीज कम होगा। और बढ़ेंगे जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होंगे, लीफ एरिया इंडेक्स उससे बढ़ते हैं। दिन बात करेंगे हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में। इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरक्रॉपिंग टू सोल क्रॉपिंग। इसमें हम प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में कितना हुआ और अकेला अगर क्रॉप को ग्रो कराए तो कितना हुआ। यहाँ इसका फार्मूला है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का। यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब ई और बी दो क्रॉप कोई ग्रो कराए, जैसे बी हो गया इंटरक्रॉपिंग। और यील्ड ऑफ सोल क्रॉप मतलब अकेले जो क्रॉप ग्रो कराए उसको हम इसे नोट करेंगे ए से। Then when land equivalent ratio more than one, intercropping is beneficial. एंड जैसे एग्जांपल के लिए अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरक्रॉपिंग है वो बेनिफिशियल है और 10% ज़्यादा यील्ड देगा। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये कोई प्लॉट है 1 हेक्टेयर का है और एक दूसरा है ये भी 1 हेक्टेयर का है, और इसमें हम मान लीजिए सीरियल ग्रो करा है और इसमें फ्रूट ग्रो करा है। अब जो है इसका सीरियल का जो यील्ड हुआ वो मान लीजिए कि 5 टन पर हेक्टेयर हो गया, 5 टन पर हेक्टेयर। और फ्रूट जो है वो 10 टन पर हेक्टेयर। हम लोग इंटरक्रॉपिंग किए और यहाँ पे सीरियल भी ग्रो कराए और बीच बीच में फ्रूट्स भी लगा दिए। तो अब जो यील्ड होगा इंटरक्रॉपिंग का तो वो मान लीजिए सीरियल थोड़ा कम हुआ और ये 4 टन पर हेक्टेयर ही हुआ, और जो फ्रूट्स था वो हो गया 8 टन पर हेक्टेयर। तो अब हम LER निकालेंगे, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो इसके लिए फार्मूला हम देखे थे इंटरक्रॉपिंग बाय सोल क्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग में फ्रूट का ये सीरियल का कितना था यील्ड, तो ये 4 है, और डिवाइडेड बाय सोल क्रॉप में कितना था 5 टन, प्लस फ्रूट का जो था इंटरक्रॉपिंग में 8 टन एंड सोल क्रॉपिंग किए थे तो 10 टन हुआ था। तो इसको ऐड करेंगे तो 0.8 प्लस 0.8 इक्वल टू 1.6 हुआ। इसका मतलब क्या है, ये 60% मोर यील्ड देगा और इंटरक्रॉपिंग जो है वो बेनिफिशियल होगा।
अगर ऐसे ही अगर करें और एक कम हो जाए, जैसे यहाँ ये 4 की जगह 2 टन हो गया और फ्रूट जो है वो भी मान लीजिए 2 टन हुआ, तो इसको करेंगे एलियर निकालेंगे अगर 2/5 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 0.2 0.4 हुआ। मतलब ये इंटरक्रॉपिंग जो करेंगे ये बेनिफिशियल नहीं हुआ अगर यील्ड इतना हुआ तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल हुआ नहीं हुआ। इसे बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। आगे बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है? टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। एक क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए गिवन एरिया ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब 1 हेक्टेयर मान लीजिए लैंड है, तो उसमें अगर एक साल में हम खरीफ से अपना जो एग्रीकल्चर ईयर होता है स्टार्ट होता है तो राइस ग्रो कराएं, उसके बाद फैलो लैंड छोड़ दिए, तो उसमें एक साल में एक ही क्रॉप हुआ, मतलब बस राइस ग्रो कराएं। लेकिन अगर उसमें राइस के बाद वीट अगर ग्रो कराते हैं तो एक ही लैंड एरिया तो सेम है लेकिन वहाँ 2 क्रॉप ग्रो हुआ, तो वहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए इसमें वीट बस ग्रो कराए थे 1 ईयर में, तो यहाँ 1/1 हेक्टेयर लैंड है इंटू 100, तो यहाँ 100% हुआ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। लेकिन अगर हम वीट और राइस दोनों ग्रो कराएं तो यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? राइस वीट 2 क्रॉप हुआ तो 2 कितना लैंड है 1 हेक्टेयर है इंटू 100, तो यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% हो जाएगा। तो 2%, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ नियरली, इंडिया का जो है 135% है। जैसे आप लोग देख लीजिएगा ये डाटा चेंज होते रहता है, ये परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करते हैं, मैंने बताया था। ये हो गया अपना क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ऐसे ही अगर 3 क्रॉप ग्रो करा रहे हैं और ऐसे यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए गिवन एरिया और टोटल क्रॉपिंग एरिया, तो इससे कन्फ्यूज मत हो जाएगा। मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर लैंड है तो टोटल क्रॉपिंग एरिया मतलब क्या है भाई? नेट कल्टिवेटेड। नेट कल्टिवेटेड एरिया जो है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड है तो इसमें एक क्रॉप ग्रो कराए तो 1 हेक्टेयर क्रॉपिंग एरिया हुआ, भाई नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना हुआ 100, तो 1/1 इंटू 100, ये 100% हो जाएगा। अगर एक क्रॉप ग्रो, अगर 2 क्रॉप ग्रो कराए तो यहाँ 200 हो गया टोटल क्रॉपिंग एरिया। 1 हेक्टेयर जो हो गया वो राइस का हो गया और 1 हेक्टेयर वीट का, मतलब 2 हेक्टेयर बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना हुआ ये तो 1 हेक्टेयर ही है इंटू 100, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड में ही ना 2 चाहे 4 जितना भी क्रॉप ग्रो कराए, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200%। अगर बात करें 3 क्रॉप के बारे में, मान लीजिए राइस ग्रो कराएं, फिर वीट हुआ, फिर तुरंत बाद हम कोई पल्स मूंग कर दिए, तो इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 3 क्रॉप हुआ 3 बाई टोटल कल्टिवेटेड एरिया कितना है 1 हेक्टेयर इंटू 100, तो ये हो गया 300% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ऐसे आप निकाल सकते हैं, सब एरिया से भी हो सकता है। वैसे ही ये हमको भी कन्फ्यूजन होता था, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि या तो टोटल क्रॉपिंग एरिया ले लीजिए, मतलब उसी लैंड में एक बार 1 हेक्टेयर में हम राइस ग्रो करिए, फिर 1 हेक्टेयर में ही वीट हो रहा है, 1 हेक्टेयर में मूंग हो रहा है, तो वो 3 हेक्टेयर हो गया एरिया। भाई नेट कल्टिवेटेड एरिया तो 1 ही हेक्टेयर एरिया है ना, जिसपे हम 3 बार ग्रो कराए, तो 300 हो गया। और ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि नंबर ऑफ़ क्रॉप, तो नंबर ऑफ़ क्रॉप तो वो भी काउंट कर सकते हैं, जैसे राइस वीट एंड मूंग 3 हुआ तो 3/1 हेक्टेयर है तो 1 इंटू 100। आइए क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करेंगे। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि जो लैंड है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड है तो लैंड तो फिक्स रहेगा, वही सेम लैंड है, लेकिन जो क्रॉप होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हम राइस के बाद
वीट लगाते हैं, वीट के बाद मूंग लगाते हैं तो उसे क्रॉप रोटेशन बोलेंगे। जैसे उससे क्या होता है, सॉइल हेल्थ मेंटेन रहता है। जैसे पल्स है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो उसमें फर्टिलिटी भी उसका इंक्रीज़ कराता है। फिर वो बहुत सारे जो भी माइक्रोब वगैरह रहता है उसको भी वो उसका जो भी पैथोजन रहता है उसका साइकिल ब्रेक करता है। अगर अलग अलग क्रॉप रहेंगे तो वो मान लीजिए एक ही क्रॉप ग्रो करा रहे हैं तो वीट के लिए अगर कोई उसमें पैथोजन आ गया फिर वीट कराएंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्टेड होगा। लेकिन वीट के बाद अगर हम पल्स कर रहे हैं तो उसमें जो वीट वाला है वो पल्स पे नहीं लाइव रह सकता, तो उससे पैथोजन भी कंट्रोल होता है। ये क्रॉप रोटेशन के फ़ायदे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कल्टिवेशन ऑफ सीरियल शुड बी टेकन पल्स क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर। इसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। इस सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कराता है और मेंटेन रखता है। इट चेक द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर। मॉइस्चर को भी कंजर्व करता है और सॉइल इरोजन को भी रोकता है। द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस, इंसेक्ट, पेस्ट, निमेटोड्स एंड वीड विच इज एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर क्रॉप कैन बी मैनेज। अभी जैसे मैंने बात किया कि कैसे अगर एक पैथोजन है, अगर एक ही क्रॉप आफ्टर ईयर एंड ईयर ग्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, उसके पैथोजन उस पर ज़्यादा अटैक करेंगे। लेकिन अगर हम क्रॉप चेंज कर दें, सेम लाइन में अगर दूसरा क्रॉप अगले सीजन में लगा रहे हैं तो वो उससे पैथोजन का जो साइकिल होता है वो ब्रेक होता है और वो उससे कंट्रोल होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और प्लीज़ अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। बाय।